वाले फॉर्मूला चार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास करने के लिए, ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन नंबर 25, 26, 28 एंड 29 है, और EMI का 24, 25, 26, 32 है। तो ये क्वेश्चंस मैं तेज स्पीड से कर रहा हूँ। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला चार्ट खोलिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फॉर्मूला चार्ट चेक करिए सवाल को। फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या है, एक हेमी सिलिंड्रिकल वो है, लॉन्ग शीट है, हेमी सिलिंड्रिकल, इसमें से करंट बह रहा है। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। आप देखिए, क्रॉस सेक्शन ऐसा है, हेमी सिलिंड्रिकल शीट है। ठीक है जी। इसमें मान लीजिए करंट बह रहा है, ये करंट बह रहा है। अब अगर मैं हेमी सिलिंड्रिकल शीट का जो है सरकमफ्रेंस निकालूं, तो ये आता है पाई इंटू आर। तो मैं कहूँगा लैम्डा इज करंट पर यूनिट विड्थ। लैम्डा इज करंट पर यूनिट विड्थ। तो अगर आई टोटल करंट है तो इसकी विड्थ होगी पाई इंटू आर। पाई इंटू आर ये आपका सरकमफ्रेंस आएगा, पाई इंटू आर, और ये उसका लैम्डा आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ के इसके सेंटर से यहाँ से एक एंगल थीटा बनाऊँ और ये किसका छोटा सा पीस ले लूँ मैं, डी थीटा, ध्यान दो, डी थीटा। तो इसका जो डी थीटा पार्ट है उसका करंट आएगा डी आई। तो डी आई आएगा आपका लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो लैम्डा आ गया आपका आई अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो ये आ जाएगा आई डी थीटा अपॉन पाई, ये आपका डी आई आ गया ना। अच्छा, जब ये डी आई आ गया है तो ये ऐसा हो गया। अब आगे देखिए आप कि अब मैं इसके कारण B निकालूंगा। तो ये B जो आएगा ना, वो किधर आएगा बताइए? वो इस R के हमेशा परपेंडिकुलर आता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो ये करंट है वो ऐसे बह रहा है, करंट बह रहा है तो इसके करंट के परपेंडिकुलर जो है मतलब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो इसके कारण जो B की डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ये करंट ऐसे बह रहा है तो आपके B की डायरेक्शन इस तरह से आएगी, और ये आपकी B की डायरेक्शन यहाँ आएगी। ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा आएगा। यहाँ पर करंट ले रहे हैं हम, तो करंट के कारण जो है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आएंगी। और इसका जो B का कंपोनेंट है वो यहाँ आएगा B साइन थीटा, सॉरी B साइन थीटा। अगर हमने यहाँ पर थीटा लिया है तो वहाँ 90 माइनस थीटा लिया है, और वो आएगा B कॉस थीटा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं छोटा सा पीस यहाँ लेता हूँ तो सेम चीज़ होगी, बिल्कुल सेम चीज़, लेकिन अब की बार में इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो आपकी इस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि ऐसे आएगी डायरेक्शन। और फिर इसके कंपोनेंट करोगे तो वही आएगा B साइन थीटा इधर, B कॉस थीटा इधर। B कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास B साइन थीटा आएगा कुल मिलाकर के। तो मैं कहूँगा कि B इज इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। आप ध्यान दीजिए, कॉस थीटा को हमने कैंसिल कर दिया है, इधर से आएगा dB साइन थीटा, उधर से आएगा dB साइन थीटा। ये dB कॉस थीटा, ये dB कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। dB साइन थीटा आपका टोटल आएगा। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ये 0 से लेके पाई तक आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ dB इक्वल टू म्यू नॉट DI अपॉन 2 पाई R, राइट। और ये आ गया आपका साइन थीटा।
ये आ गया 0 से लेके पाई तक। तो आप देखिए b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r डी इज आई डी थीटा अपॉन पाई, ये आपका डी आई है, आई डी थीटा अपॉन पाई, और आपका ये साइन थीटा है। एक बार चेक कर लीजिए आप, b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्क्वायर r, पाई स्क्वायर r, और i तो आपका i है, i को i रहने दीजिए। इसको आप कर दीजिए क्या, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, है ना, माइनस कॉस थीटा। लिमिट आप लगाइए 0 से लेके पाई तक की, जब आप 0 से लेके पाई तक की लिमिट लगाएंगे तो ये -2 आ जाएगा, माइनस माइनस तो कुल मिला के ये 2 हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर r। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, एक्चुअल में हमने क्या किया है, फंडामेंटली आप इस डायग्राम को समझिए, बाकी चीज़ें तो आप कर ही लोगे। तो देखिए इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस डायग्राम को, इसको आप समझ लीजिए। 25 क्वेश्चन का एक्चुअली क्या है कि मैंने इसका जो है ना ये क्रॉस सेक्शन लिया है। तो अब आपका करंट अगर मान लो ऐसे बह रहा है, करंट अगर मान लो ऐसे बह रहा है, तो अगर मैं इसका छोटा सा पोर्शन लेता हूँ तो उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये हमेशा सर्कुलर लाइन आएगी, सर्कुलर आएगा, यानी कि यहाँ की तरफ आएगा और वो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, करेक्ट। इसी तरीके से जब हम यहाँ से लेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो यहाँ आएगा और फिर यहाँ से वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कुल मिलाकर के ये dB लिख देता हूँ मैं इसको, और इसको dB लिख देता हूँ, आप थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिए। तो ये dB लिख देता हूँ, ये dB लिख देता हूँ। ये अगर मान लो आपको मैं यहाँ से थीटा एंगल मानता हूँ, तो ये यहाँ जो आएगा ना ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा तो इधर dB साइन थीटा आएगा। इसी तरीके से इसके कारण भी ऐसा आएगा। तो कुल मिलाकर के dB cos थीटा जो आएगा इधर की तरफ और dB cos थीटा जो आएगा उधर की तरफ, ये दोनों dB cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये कैंसिल, राइट ना। अब आप देखिए कि ये जो सीन है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। तो चेक करिए इसका आंसर, बाकी तो इसके अंदर बाकी तो फिर इंटीग्रेशन है, बस कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं है। तो असली बात आपको ये समझने की है कि ये क्या किया गया है, ठीक है। अब 26 क्वेश्चन देखिए आप, लुक एट क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज। 26 भी जो है ना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने देखा है अभी, वो क्या है, शायद डिस्क है। तो देखिए डिस्क के कारण हम जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज रीड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, अ फ्लैट नॉन कंडक्टिंग डिस्क हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। द डिस्क रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इंडक्शन ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस। तो देखो बेटा एक बात सुनो, ये आपकी एक डिस्क है, डिस्क पर इन्होंने प्लस सिग्मा चार्ज दिया है। ये डिस्क जो है रोटेट कर रही है एफ फ्रीक्वेंसी से, तो हमें एक्स डिस्टेंस पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिस्क का एक बहुत छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ मैं। तो उस डिस्क का बहुत छोटा सा पोर्शन लूँगा स्मॉल आर रेडियस का, तो वहाँ पर चार्ज आएगा डी क्यू, डी क्यू बराबर आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये आपका डी क्यू आएगा, है ना। तो डी आई कितना आएगा, डी आई आएगा आपका एफ इंटू डी क्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू डी क्यू। ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी इंटू डी क्यू यानी डी क्यू चार्ज एफ बार जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई एफ आर डी आर, ये आपका डी आई आ गया। अब मैं यहाँ पर डी बी लिखने जा रहा हूँ, डी बी इज म्यू नॉट। अब जो है ना ये एक तरीके से रिंग बन गई है, तो हम रिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो है ना छोटी सी रिंग बन गई है, तो हम रिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्स के लिए। तो आप ज़रा चेक करना,
मैं रिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। म्यू नॉट डी आई तो आपका करंट है, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये डिस्टेंस एक्स है, ये हमारा रिंग का फॉर्मूला था, रिंग का फॉर्मूला था, वो हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक, और ये आपका बी टोटल आ जाएगा, है ना। तो मैं बी टोटल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और आप जरा एक बार चेक करना कि व्हाट आई एम डूइंग। म्यू नॉट अपॉन 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ओके, इंटीग्रेशन में हम रख रहे हैं आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रख दिया, राइट। और डी आई आपका ये है, तो मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 2πf और आर डी आर, है ना, आर डी आर, ये आपका, इसको इंटीग्रेशन की लिमिट लगाऊंगा मैं 0 से लेके कैपिटल आर तक, ये बी आ जाएगा बेटा आपका। तो बी को कैलकुलेट करिए अब आप, म्यू नॉट सिग्मा 2πf को कॉमन ले लो, म्यू नॉट सिग्मा 2πf को कॉमन ले लीजिए, और नीचे 2b कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी आर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट मैं नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ आप लोग करें इंटीग्रेट। वैसे मैं आपको बता दूँ इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा है। आप इस आर क्यूब को क्या कर दें, आर स्क्वायर इंटू आर लिख दें, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी मान ले, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान ले, और आपका जो है ना ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन जो है ना आप करें अपने आप, और इसकी लिमिट रखें, और फिर मेरे को बताएं आपका आंसर आया या नहीं आया। नहीं आया तो मेरे को बोलें, तो फिर मैं कराऊंगा, राइट। वैसे तो इसमें इंटीग्रेशन करना है, अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है पूरा का पूरा, बाकी आपको समझ में आएगा कि करना क्या है ना। आपको इसको तोड़ना है, डी क्यू लेना है, डी आई आपका जो है डी क्यू इंटू फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी डी क्यू इंटू फ्रिक्वेंसी, है ना, हाँ। और ये आपका डी आई आ गया, तो आपने इसमें रिंग वाला फॉर्मूला लगाया, रिंग वाला फॉर्मूला लगाया, आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। इसको इंटीग्रेट करना है, अब आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, है ना, इसको कंप्लीट करिएगा इंटीग्रेट करके। मैं नहीं कर रहा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ जानबूझ करके, और आप मेरे को बता दीजिएगा अगर नहीं बन रहा तो फिर हम कर देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला चार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में ये एक वुडन सिलेंडर है जिसका मास ये है, एल दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है। पढ़िए एक बार, a wooden cylinder of mass m and length l and has n equal to 10 turns of the wire wrapped around it longitudinally, so that the plane of the coil contains long central axis of cylinder, ठीक है। The cylinder is released on the plane inclined at angle theta। ओके, देखो बेटा इसको जो है ना बड़ा सिंपल सवाल है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ये मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ये आपका सिलेंडर है, नेचुरल अगर ये इसका सेंटर है तो इसका एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, और इसका जो वो आएगा एम क्रॉस बी टॉर्क, वो इसके अपोजिट टॉर्क लगेगा। अगर मैं इसको आर ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस आर है, तो देखिए टॉर्क वन जो है आपका वो आ गया है एम जी साइन थीटा इंटू आर, ये आपका टॉर्क 1 आ गया बिकॉज ऑफ इट्स वेट, क्योंकि ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। अच्छा, जो इसके ऊपर वायर लपेटा गया है, इसके ऊपर जो वायर लपेटा गया है आप देखिए क्वेश्चन में, उसके कारण जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क 2 आएगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, क्योंकि वायर जो लपेटा गया है ना वो ऐसे लपेटा गया है इस तरह से। मैं देखो यहाँ पे बना करके बताता हूँ आपको, वायर इस तरह से लपेटा गया है बेटा, आप एक बार चेक करना। ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर पर वायर लपेटा गया है इस तरह से, जैसे यहाँ से इस तरह से लपेटा गया है वायर। अब क्या होगा, इस वायर का जो एम आएगा वो इधर की तरफ आएगा,
तो आपका जो एम आएगा ना, जो वायर लपेटा गया है वो इस तरह से लपेटा गया है, तो इसका एम इधर की तरफ आएगा, एम इधर की तरफ आएगा। इन्होंने बी दे रखा है इधर की तरफ, राइट। तो एम और बी के बीच में एंगल कितना है, देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। जब ये एंगल थीटा है तो आप सोचिए कि यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, बिल्कुल। तो ये एंगल आपका जो है ना, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आपका यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ थीटा आएगा तो यहाँ 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये एंगल थीटा आएगा आपका, राइट। तो दिस विल बी थीटा। अब आपका ये एम बी साइन थीटा आएगा। तो इन दोनों को आप क्या करें कि इक्वेट कर देंगे आपस में, दोनों टॉर्क। एक टॉर्क आपका एम बी साइन थीटा होगा, दूसरा टॉर्क आपका एम क्रॉस बी होगा, और एम क्रॉस बी आपका उस डायरेक्शन में जाएगा। आप उसको क्या करें, दोनों को इक्वेट कर दें। एम बी साइन थीटा बराबर एम जी आर साइन थीटा। देखिए आप लोगों को जो है ना इक्विलिब्रियम पढ़ाया होगा 11वीं क्लास में, दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ाए होंगे, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम और एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, नेट फोर्स जीरो होता था। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता था, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि नेट टॉर्क जीरो होता था। एक टॉर्क क्लॉकवाइज होता था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता था। एक टॉर्क इधर घुमाएगा, दूसरा टॉर्क इधर घुमाएगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। बस यही आपका इसका कंसेप्ट है। तो अब देखिए इस सवाल में इन्होंने आई निकालने के कहा है हमारे को। मैं आई निकाल देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं एम को लिख रहा हूँ आई, ए को लिख रहा हूँ मैं एन इंटू एल इंटू 2r। साइन थीटा उड़ा देता हूँ मैं, ये आ जाएगा एम जी आर। अब आप जरा देखें, आई आपका पता है, एन आपके कितने टर्न दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, शायद 10 टर्न दे रखे हैं, ठीक है ना। लंबाई इन्होंने दे रखी है आपको, लंबाई इन्होंने दे रखी है 0.1 मीटर, राइट। आर की जरूरत ही नहीं है, आर से आर हटाइए, आप 2 कर दीजिए इसको, राइट, 2r। चलिए m कितना है आपका, मास दे रखा है 0.25, g है आपका 10। अब आप कैलकुलेट करो इसको। तो मेरे को लग रहा है ये i बराबर जो है ना 10 × 2, ये l की वैल्यू कुछ अलग दे रखी है क्या, 1 दे रखी है। b की वैल्यू नहीं रखी अपन ने यहाँ पे, ये b की वैल्यू रखनी है ना। तो देखो एक बात सुनो, इसको यहाँ पे b की वैल्यू रख दो बेटा। b की वैल्यू मैं अब रख रहा हूँ ये, तो ये 2 आ जाएगा, i × 2, b की वैल्यू 0.5 है, तो ये 2.5 आ जाएगा। i बराबर 2.5 एम्पियर आएगा। ये मेरे को ध्यान है, हमने पहले भी किया था, तो 2.5 एम्पियर ही आया था। तो ये 2.5 एम्पियर है, गलती से 25 एम्पियर लिखा हुआ है आंसर के अंदर, तो करेक्शन कर लीजिए उसको। इट इज़ 2.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन देखिए। 29 क्वेश्चन भी जो है ना बड़ा आसान सवाल है, और आप देखिए क्या हो रहा है 29 क्वेश्चन में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 29 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर, मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, ये यहाँ पर जो है लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें क्या है, एक वायर इन्होंने यहाँ से लिया है, इस जगह पर करंट बह रहा है, इस वायर में करंट बह रहा है। तो इस वायर पर जो है ना फोर्स लगेगा ILB, और mg फोर्स हमेशा नीचे लगता है। देखिए mg फोर्स हमेशा नीचे लगता है। तो आपका जो अगर मान लीजिए ILB फोर्स जो है वो अपोजिट लगा, क्योंकि इन्होंने I का डायरेक्शन दे रखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जो है ना रीअरेंज कर देता हूँ, इसकी XY एक्सिस रीअरेंज कर देते हैं, XY और Z। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो X एक्सिस है वो तो X है, Y एक्सिस में करंट बह रहा है इनका, Y एक्सिस में इनका करंट बह रहा है प्लस Y में। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, Z को जो है ना लिटा देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, X को इधर ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए, X ये है, माइनस X ये है, प्लस Z यहाँ ले लेता हूँ, माइनस Z यहाँ ले लेता हूँ। अब आपका Y जो है ना वो इन्वर्ट जाएगा, तो यहाँ पर ये Y इन्वर्ट है, तो मैं कहूँगा F इक्वल टू ILB। आप ज़रा चेक करें, I तो I है, L
एल वेक्टर है आपका प्लस जे कैप क्रॉस बी वेक्टर इन्होंने दे रखा है आपको माइनस आई कैप, ये बी वेक्टर दे रखा है बेटा। इसका मतलब आपका एफ आ गया आई एल बी के कैप, आई एल बी के कैप, जे क्रॉस आई को जे क्रॉस माइनस आई, तो ये के कैप आ जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा, तो इसका मतलब आपके जो एन आएगा ना यहाँ पर इस जगह पर एन नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा आपका एम जी माइनस आई एल बी, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट स्टेज में इसको ज़रा मिटा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेज पर ये क्या कह रहे हैं कि इसको जो है ना ज़रा सा टिल्ट कर रहे हैं, तो ये आपका जो सिलेंडर है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको लिटिल टिल्ट करता हूँ, देखिए क्या होगा। जब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूँगा ना, तो ये जो आपका डायमीटर था ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा लिटिल चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये आपका वायर यहाँ आ जाएगा, यानी इसके ऊपर वापस से फोर्स लगेगा ILB, और ये ILB फोर्स के कारण यहाँ पर टॉर्क आएगा, तो ये जो टॉर्क आएगा ना, ये टॉर्क आएगा R क्रॉस F, RF। R की जगह ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, अगर मैंने इसको थीटा से थोड़ा सा डेविएट किया तो ये डिस्टेंस आएगी आपकी 2R साइन थीटा, तो 2R साइन थीटा इंटू F बराबर ILB, ये आपका टॉर्क आया। इस टॉर्क को मैं लिख दूंगा माइनस 2R ILB थीटा, ये। अब इसको मैं लिखूंगा I अल्फा। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों लेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट SHM होगी, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3/2 mr², और अल्फा की जगह d2 थीटा अपॉन dt²। कुल मिलाकर के अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास में ऐसा आएगा कि d2 थीटा अपॉन dt² बराबर आएगा आपके पास, चेक करना, प्लस 2R ILB अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा 3 mr² इंटू थीटा बराबर 0। इसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास में आ गया, ओमेगा स्क्वायर आपके पास में आ गया 4ILB अपॉन 3mr, ये आया ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर का मैं रूट ले लेता हूँ, है ना, तो आपके सुनिए t बराबर आ जाएगा 2 अपॉन ओमेगा। ये टाइम पीरियड चाहिए आपको, है ना, टाइम पीरियड चाहिए ना इसमें, हाँ, तो 2 अपॉन ओमेगा आएगा, 2 अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा जो है ना ये 3mr अपॉन 4ILB आएगा, 3mr अपॉन 4ILB। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसके अंदर शायद आंसर जो है ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ पर 2BIL है, mr अपॉन 4ILB दैट इज 2BIL, करेक्ट। चलिए ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे क्वेश्चन हो गए जो आपने कलेक्ट किए थे हमने। 25 हो गया अभी 26 हो गया, 28, 29 मैग्नेट। अब EMI का देखिए, EMI का क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, EMI, हाँ जी, EMI का क्वेश्चन नंबर 24 देखो। ये आप मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हर हालत में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप EMI का जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। EMI, एक मिनट जरा, हाँ, EMI का क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसको मैंने क्लास में करवा दिया था, और लेकिन मैंने इसको जो है ना ये कहा था कि मैं इसकी कैलकुलेशन कर दूंगा डिटेल। तो देखो सबसे पहला केस ये है कि यहाँ पर E था, और यहाँ एक रेजिस्टेंस R था, और यहाँ एक इंडक्टर L लगा हुआ था,
राइट। ये इंडक्टर L लगा हुआ था, यहाँ पर एक स्विच था, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ था जो ऐसे था, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड था। तो जब काफ़ी लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड था तो इसके अंदर जो है ना करंट बहने लग जाएगा, नॉर्मल करंट, क्योंकि L जो है ना वो अपोज करना बंद कर देगा काफ़ी देर बाद। तो आपका जो I आया वो आया है E/R, इसके अंदर ये करंट बहेगा और इस करंट के कारण इसमें एनर्जी होगी, इस करंट के कारण इसमें एनर्जी होगी। तो फिलहाल इस इंडक्टर में इनिशियल करंट जो है ना वो ये है। तो एज पर क्वेश्चन एट t इक्वल टू 0 I इक्वल टू E/R, ये करंट है इंडक्टर के अंदर। अब क्या करना है कि जब ये करंट इंडक्टर में है, इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर एक 2E का सेल लगाया है, 2E EMF का, और रेजिस्टेंस R इन्होंने यहाँ लगाया है, रेजिस्टेंस R ही लगाया है, हाँ रेजिस्टेंस R लगाया है। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, यहाँ से इसको तोड़ दिया है सर्किट को, और तोड़ करके एकदम से जंप कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर्किट जो स्विच है दैट इज बीइंग टोगल्ड एक्चुअली। सर्किट जब ये स्विच जो है ना ये जब टोगल्ड होगा ना तो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब वो सर्किट टूट गया, अब हमें पता लगाना है कि नेक्स्ट इंस्टेंस पर इसमें करंट कितना आएगा और यहाँ पर EMF कितना आएगा। तो ये हम पता लगा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही इसको यहाँ पे टॉगल किया तो इनिशियल करंट उसमें इतना था, पता नहीं आगे करंट कितना होगा। तो t इक्वल टू 0 पर करंट उसमें इतना था द मोमेंट यू टॉगल्ड इट, राइट। नाउ हम क्या करेंगे अब इसके अंदर कि इसमें हम जो है ना यहाँ से जब ये निकलेगा तो हम किसी भी एनी टाइम आर्बिट्रेरी टाइम पर करंट का पता लगाएंगे। तो मैं आर्बिट्रेरी टाइम पर करंट पता लगा रहा हूँ, है ना। तो सपोज I इज करंट एट t इक्वल टू t, आर्बिट्रेरी टाइम पर करंट ये है। अब मैं इसका जो है ना इक्वेशन लिख रहा हूँ ABCDA। तो देखिए ABCDA लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, ABCDA की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, आप चेक करना ज़रा। VA, सबसे पहले VA माइनस, मैं यहाँ से करंट ले रहा हूँ, तो ये आपका आएगा माइनस कैपिटल L DI/dt, और फिर ये करंट यहाँ आएगा तो माइनस I इंटू R, और फिर प्लस 2E आ जाएगा, और ये बराबर VA हो जाएगा। तो आप एक बार चेक करिए, VA से VA उड़ा देता हूँ मैं, और आप इस सारे को जांचिए यहाँ से क्या होने वाला है। तो मैं लिख रहा हूँ इसको DI/dt माइनस L DI/dt, माइनस L DI/dt, 2E माइनस IR, 2E माइनस IR, L DI/dt 2E माइनस IR, ये आ गया आपका। तो DI कितना आ गया, DI/2E माइनस IR, माइनस IR, इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस DT/L, ये हो गया। चेक करो एक बार। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इनिशियल करंट कितना था, एक मिनट इसको कंप्लीट लिखो, 2E माइनस IR। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल करंट था आपका E/R, ध्यान दीजिए इनिशियल करंट आपका E/R था, आर्बिट्रेरी करंट आपका I है एट एनी टाइम t। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक। तो देखो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ इधर, आप लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ log ऑफ 2E माइनस IR अपॉन 0 माइनस R। आप चेक करें, और यहां पर यह आ जाएगा माइनस T/L, है ना। हाँ देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है,
ये मेरे को लग रहा है एक माइनस है ना, ये 2e माइनस आई आर किया है ना अपन ने। हाँ, ये आई आर माइनस 2e होना चाहिए था। यहाँ एक माइनस और लगा दो, यहाँ एक माइनस और लगा दो, है ना। हाँ, वो 2e माइनस आई आर माइनस 2e होना चाहिए था ना। तो एक माइनस और लगा दो, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए जी, तो एक माइनस और लगा दीजिए आप यहाँ पर। तो ये माइनस और लगा दोगे आप एक, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा फिर ये, राइट। अब आपका देखिए क्या आता है, log ऑफ 2e माइनस आई आर, और ये आ जाएगा माइनस t अपॉन एल अपॉन आर। अब आप देखिए इसकी जो लिमिट है ना, वो इनिशियल करंट है आपका e अपॉन आर, फाइनल करंट आपका आई है, जो कि हमें पता नहीं है फंडामेंटली। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं log ऑफ 2e माइनस आई को मैं e अपॉन सॉरी, एक बार तो अपर लिमिट लिखूंगा, मैं आई आर ही लिखूंगा अपर लिमिट, और फिर बाद में लिखूंगा माइनस log ऑफ 2e माइनस आई की जगह e अपॉन आर लिखूंगा तो माइनस ई आएगा यहाँ पे, ये माइनस ई आ गया, राइट। और ये आ जाएगा माइनस t अपॉन टी सी, टी अपॉन टी सी। ये आपके पास में जब आया तो ये आ गया log ऑफ 2e माइनस आई आर अपॉन ई, दैट इज माइनस टी अपॉन टी सी, दैट इज माइनस टी अपॉन टी सी। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्या किया है, ये हमने किया है 2e माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, ये आया। अब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करें तो ये आएगा 2e माइनस आई आर, इट इज इक्वल टू कैपिटल ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, है ना। तो आप आई निकालिए बाकायदा, तो मैं निकाल रहा हूँ आई, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई को, आप लोग चेक करेंगे। तो मैं आई को लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, उधर ले जाएंगे तो मैं ई अपॉन आर लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, चेक करना। ये मैंने आई लिखा है, ये मैंने आई लिखा है, करेक्ट। ये एट एनी टाइम टी पर आई है। अब मैं कहूँगा कि जो ई होता है वो होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। आप माइनस एल को माइनस एल रहने दें और डी आई अपॉन डी टी को डिफ्रेंशिएट करें। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, ई अपॉन आर तो आपका आएगा ही आएगा। आई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2 का डिफरेंशियल 0 आएगा, माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आएगा ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी। तो एल अपॉन आर है वो हम लिख देंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपका ये माइनस 1 अपॉन टी सी हो रहेगा। अब कैलकुलेट करिए, आपकी ई बराबर क्या आएगा, माइनस एल ई अपॉन आर है बेटा ऑलरेडी, और यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एल अपॉन आर आएगा यहाँ से, तो ये आर अपॉन एल हो जाएगा। और ये जो है ना ई रेस टू पावर माइनस टी सी तो रहेगा ही रहेगा, माइनस टी अपॉन टी सी। तो इसको माइनस टी अपॉन टी सी है आपका, तो आप टी इक्वल टू 0 लिखें अब इस पर, क्योंकि हमें तो टी इक्वल टू 0 पर चाहिए। तो टी इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपका जो ये है ना ई बराबर, ये पता नहीं माइनस क्यों आ गया, माइनस आना नहीं चाहिए। चलो खैर, इसकी जो है ना वैल्यू भले ही माइनस आ रही हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो है ना ई ही आंसर होगा। अब देखिए, आप अगर एक्चुअल करते हैं तो इट इज़ दैट मच कैलकुलेशन पूरा आपको करना पड़ेगा, राइट। लेकिन आप जो है ना अगर लॉजिक लगाते हैं, इफ़ यू आर लॉजिकल, तो आप आंसर इसको केवल देख करके दे सकते हैं, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? एक्चुअली इसके अंदर जो भी एनर्जी थी वो बिकॉज ऑफ ई एम एफ ई के कारण थी, यानी कि इसमें जो एनर्जी है दैट इज इक्विवेलेंट टू ई एम एफ ई। अब आपने 2e कर दिया तो इसकी एनर्जी चेंज होगी, इसकी एनर्जी चेंज होगी, लेकिन चेंज ही नेक्स्ट मोमेंट के बाद होगी। इस मोमेंट पर तो इसके अंदर वही आएगा जो इम्पैक्ट होना है। तो अगर मान लो आप इसमें ई के अलावा कुछ और भी मांगते हैं ना, तो फिर तो बदल जाएगी एनर्जी। तो इसलिए इसको आप ई लेकर के डायरेक्ट आंसर ई दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक समस्या और है, अगर इन्होंने यहाँ 2r कर दिया होता, अगर r की जगह 2r कर दिया होता तो बड़ा पंगा हो जाता। देखिए कैसे कैसे प्रॉब्लम हो जाती। फिर यहाँ पे ये माइनस 2er आ जाता, 2 आ जाता।
अच्छा, फिर जब 2 आता है यहाँ पर तो देखिए आगे का स्टेप क्या होता, आप आगे के सारे स्टेप्स देखते जाओ, बड़ा समस्या खड़ी हो जाती। यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, फिर यहाँ पे 2 आ जाता, फिर ये 2 जो है ना यहाँ आ जाता, 2 को आप बाहर भी निकाल देते, यहाँ पर भी 2 आ जाता। अब क्या होता है कि जब आप इस लॉग की वैल्यू यहाँ रखते हैं, कहाँ गया लॉग, हमारा लॉग था ना, हाँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2e - 2e आएगा जो कि 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो उसको तो लिखना ही, कैलकुलेट करना ही मुश्किल हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। लेकिन उस केस में भी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो जो उस मोमेंट पर रहने वाला है ना ई, वो वही ई रहने वाला है जो कि टॉगल्ड के टाइम पर था। ठीक है, तो चलिए ये आपका 24 क्वेश्चन हो गया। 24 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 25, 26, 32। तो चलिए 25 करते हैं हम। 25 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, EMI का 25, EMI फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, हाँ, ये जो हमने किया था ना वो एकदम सही है एक्चुअली में। इसके जो है ना आंसर जो है वो 1/2 ये या 2 आता, 2 या 1/2 जो भी आया था ना वही है इसका आंसर। जैसे t = 0 पर जो है की इज क्लोज एट t = 0, तो t = 0 पर की क्लोज करोगे ना आप, तो पूरा का पूरा करंट इधर से बहेगा, उधर से कुछ नहीं जाएगा, यानी कि आपका L इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। t = 0 पर आपका जो L आएगा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर ये वोल्टेज आएगा और ये R है। ध्यान दीजिए, ये R और ये V है और ये V है, राइट। होगा क्या कि ये सारा का सारा एक ही पॉइंट है, ये सारा का सारा एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो इसमें सारे में जो है ना वोल्टेज सेम आएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट जो है ना वो V/2R आएगा। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट स्टेज पर जब आप उसको खोलेंगे ना, किसको, इनफाइनाइट टाइम के बाद में, इनफाइनाइट टाइम के बाद में वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, ये R बेकार हो जाएगा यहाँ वाला, है ना। यहाँ का आपका ये रहेगा सेल और यहाँ का ये सेल रहेगा, तो ये R है और ये R है, तो आपका जो I1/I2 जो आने वाला है ना, ये 2 आ जाएगा आपका इसके अंदर। आपका ये सॉरी I1 आपका 1/2 आएगा, हाँ, I1 आपका है V/2R। बाद में आपका जो यहाँ पर जो आने वाला है I2 वो आपका V/R आने वाला है, तो I2 बराबर V/R। तो आपका I1/I2 जो है वो 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखिए। 26 क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमें करना नहीं चाहिए, चलो फिर भी मैं कर ही देता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, ये आपका सीधा सीधा RL सर्किट है, और RL सर्किट के लिए हमने I बताया था आपको, और मैंने I बताया था I0 1 - e⁻⁻ t/TC, ये बताया था मैंने आपको I। अब यहाँ I की वैल्यू आएगी I0 को E/R लिख देंगे हम, I0 को हम E/R लिख देंगे। एक मिनट ज़रा, हाँ ठीक है, I0 को हम E/R लिख देंगे, या V/R लिख दो, E नहीं है यहाँ पर V दे रखा है इन्होंने, तो देखिए ये आपका V/R है, और 1 - e⁻⁻t, TC की जगह L/R, ये आपका आ गया, करेक्ट ना। अच्छा, जब ये चीज़ आ गई है, आपके पास पावर चाहिए, तो सिंपल पावर को आप लिख दीजिए I²R। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ भी I²R, सॉरी, पावर = I²R। I²R लिखेंगे आपको तो ये V²/R आएगा, और ये 1 - e⁻⁻t/R, और ये L, इसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये P आ गया, है ना। अब जब आपके पास में I आएगा ना, तो I तो आपका देखो इसमें ये आपके पास पावर आ गया। अच्छा, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। देखो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम चाहिए, यानी आपको करंट मैक्सिमम नहीं चाहिए,
या आपको पावर मैक्सिमम नहीं चाहिए, रेट ऑफ मतलब जिस समय पावर मैक्सिमम है ना उस समय का करंट चाहिए आपको। तो एक काम करो, पावर मैक्सिमम तो आपका जो है ना कब आएगा वो टाइम निकाल लो आप, उस टाइम का करंट निकाल लो आप। तो ये कह रहे हैं प्लॉट, ठीक है, ये तो आपका हो ही गया, एक काम तो कंप्लीट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा वाला जो कह रहे हैं फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। तो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए इनको, रेट है ना। तो देखिए इंडक्टर में जो एनर्जी आती है ना वो आती है U बराबर हाफ LI², ये आपकी एनर्जी आती है। अब जब हम इसको U बराबर हाफ LI² कह देते हैं ना, तो जरा एक बार मेरे को आप बोल लेने दो I², यहाँ पर I0 का स्क्वायर आएगा बेटा 1 माइनस e⁻⁻ T/TC का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब आप du/dt निकालिए, du/dt, ये पता है क्या चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन द मैग्नेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, यानी कि इसको मैक्सिमाइज करना है। तो आप एक बार 1/2 L ले लीजिए, I0 का स्क्वायर ले लीजिए। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस T/TC, एक तो ये आएगा। और फिर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्दर आएगा माइनस e⁻⁻T/TC, और फिर आएगा -1/TC। मतलब ये मैं आपको पूरा इसका डिफरेंशियल बता रहा हूँ, ये du/dt आएगा बेटा। अब हमारे को जो है ना इसको मैक्सिमाइज करना है, तो देखो du/dt ये आपका आ रहा है 1/2 L I0²। बाकी जो चीज़ें हैं उनको रख दो, 2 से 2 उड़ा दो आप, है ना। तो ये लो उड़ा दिया इसको, और ये जो है 1/TC आपको आ जाएगा, -1/TC रहने दो चुपचाप यहाँ पे। और बाकी आप इसको कैलकुलेट करिए ज़रा, ये क्या है, हाँ ये आएगा तो सही, माइनस को माइनस से एक काम करो ना, प्लस ही कर दो ना उसको, जिससे ये माइनस भी गायब हो जाए। हाँ e⁻⁻TC T/TC और -e⁻, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा -2T/TC, ये आएगा ये, राइट। ये du/dt है। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट, अब गेम यहीं पर हो रहा है सारा का सारा, है ना। उस समय का हमको करंट चाहिए पर्टिकुलर, दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो आप इसको डिफरेंशिएट करके फिर इसको मैक्सिमाइज करो। तो आप देखिए ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ d2u/dt²। एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो e⁻⁻T/TC तो हो ही गया। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1/TC आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट करिए, तो e⁻⁻2T/TC तो हो ही गया, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2/TC और आ जाएगा, राइट। अब आप जो है इसको जीरो पुट करें, इसको जीरो पुट करें, तो देखिए क्या आएगा आपका रिजल्ट। आप इसको जब जीरो पुट करने वाले हैं ना, तो देखिए गेम ये होने वाला है कि ये TC तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा सारा का सारा। तो चलिए e⁻⁻T/TC रहेगा, और ये -T रहेगा, उसको हम ले जा सकते हैं उधर की तरफ। तो ये आ जाएगा 2 × e⁻⁻2T/TC, ये रहेगा। ये 2 आया बेटा साथ में, ये ध्यान रखो आप। अब आप इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा e⁻T/TC। इसको इधर ले आएंगे तो इधर आकर के ये डिवाइड होगा, डिवाइड होकर उसमें ऐड होगा। तो ज़रा कैलकुलेट करो, ये ट्वाइस आएगा। एक बार ज़रा मेरी कैलकुलेशंस देख लेना, ये इधर डिवीजन में आएगा, ऊपर जाएगा तो ये ऐड होगा उसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास, राइट। तो इसका मतलब ये आ गया है log ऑफ, ये मतलब T/TC आ गया, T/TC।
यही आप इसी को वैल्यू रख दो ना, आप तो इसी की वैल्यू रख दीजिए, ई की पावर माइनस टी अपॉन टी सी इक्वल टू 1/2 आ गया। बस इसी की वैल्यू हम वहाँ पुट कर देते हैं आई के अंदर, जो हमारा आई का फार्मूला था उसमें पुट करो आप। आई का फार्मूला क्या था? आई आई आई, ये रहा ये बेटा, है ना। तो आप इसके अंदर पुट कर दो बस, ये लो, आई बराबर वी अपॉन आर 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, इसको 1/2 लिख दो क्योंकि 1/2 आया है वहाँ पे, तो ये आ जाएगा वी अपॉन 2r, सॉरी v अपॉन 2r। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा जो है ना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं करी हमने, एक्चुअल में यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको मैक्सिमाइज किसको करना है। मैक्सिमाइज इन्होंने u को करने के लिए नहीं बोला है, इन्होंने du अपॉन dt को मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, इसलिए हमने उसको फर्दर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया है, इसलिए किया है उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट, क्योंकि मैक्सिमाइज के लिए उन्होंने du अपॉन dt को मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है। तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है कि कहीं कुछ और ना कर दें मैं आप। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। इसके बाद 32 पूछा गया है। 32 कहाँ है? 32 क्वेश्चन देखिए आप, देखो EMI का क्वेश्चन नंबर 32। है ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन टू कंडक्टिंग रेल्स आर देयर, ठीक है, आर फिक्स्ड along the line of the greatest slope at the top of the plane. The rails are connected to each other by resistance R, ठीक है, okay. A conducting rod of length L is placed horizontally on the two rails such that perpendicular to, ठीक है जी. The conducting rod has mass m and can slide without friction on the rails, right. The inclination of the plane is theta, vertically upward. Okay, देखो जी, मैं इसका पूरा डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम क्या बना रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसका सिंपल क्रॉस सेक्शन बनाऊँगा और मेरा काम कर दूँगा मैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, ये क्या उल्टा डायग्राम बना दिया मैंने। ये आपका लेफ्ट साइड में ना, तो अपन भी लेफ्ट साइड में ही बनाओ फिर। देखो इधर, ये आपका थीटा है, ये आपका वायर है यहाँ पे जिसमें करंट बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है बी, करेक्ट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बी इधर की तरफ है और वायर में करंट ऐसे बह रहा है। तो अब जरा इस वायर पर फोर्स कैलकुलेट करना है, एक बार वायर पर फोर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैं वायर पर फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये बी आपका मान लीजिए के कैप है और ये मान लीजिए आपका माइनस जे कैप है, जे कैप है, माइनस जे कैप है क्या? नहीं, आपका प्लस जे कैप हो जाएगा ना। ये तो ध्यान दो, अगर मान लो आपने उसको जेड माना है, आपका एक्स वाई जेड ऐसे होता था, देखो ये आपका एक्स होता था, ये वाई होता था, ये जेड ऐसे होता था। अब आपने जेड को ऊपर कर दिया सीधा, तो वाई अंदर चला गया ना, तो सही है, प्लस जे कैप। तो मैं कहूँगा कि फोर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका, फोर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका आई एल क्रॉस बी। एल आपका है जे कैप और वो है आपका के कैप, तो जे क्रॉस के तो आई होता है आजकल, इसका मतलब इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो ये आई एल बी फोर्स आ गया जी। और धरती माता का एम जी इधर लगता है, इस एम जी का कंपोनेंट इधर आता है, एम जी साइन थीटा, और आई एल बी का कंपोनेंट उधर आता है, आई एल बी कॉस थीटा, ये आता है, राइट। अब एक मिनट जरा, inclination of plane is theta, there exists a magnetic field vertically upwards at the instant the rod is released, find the velocity of the rod as a function of time। अच्छा, तो आपके पास में ये दो फोर्स आ गए, एक एम जी साइन थीटा है, एक आई एल बी कॉस थीटा है। तो नेट फोर्स कितना आया? नेट फोर्स आपका आ गया है ये आई एल बी कॉस थीटा, तो इसके फोर्स के कारण आया ना,
राइट, वहाँ पे रेजिस्टेंस R भी लगा रखा है इन्होंने। तो एक बात है ना, इसको करंट फ्लो जो होगा, एक्चुअली आई तो इसमें फ्लो ही नहीं हो रहा है ना। पहले एक बार सवाल पढ़िए अच्छी तरह से, मेरे को लग रहा है आई इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। नो नो नो, करंट आई इज नॉट फ्लोइंग, आई हैव टेकन आई, नहीं करंट आई फ्लो नहीं हो रहा है इसके अंदर। करंट आई फ्लो होगा नेक्स्ट इंस्टेंस पर, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। फिर पहले तो ऐसा करिए कि ये अगर इस पर चलना शुरू करता है वी वेलोसिटी से किसी भी मोमेंट पर, देखो सवाल को कंप्लीट पढ़ो, सवाल कंप्लीट पढ़िए। सवाल बिना पढ़े जो है ना अंदाजे से करना गलत बात है। ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, टू कंडक्टिंग रेल्स आर फिक्स्ड अलोंग द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप एट द टॉप ऑफ द प्लेन, द रेल्स आर कनेक्टेड टू, ठीक है, ये यहाँ तक सही है। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द टू rails such that it is perpendicular to both. The conducting rod has mass m, can slide without friction, ठीक है। Inclination, there exists a magnetic field vertically upward. At an instant, the conducting rod is released. अच्छा, पता है ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअल में करंट आई फ्लो नहीं कर रखा, हमने ये गलत ले लिया कि करंट आई फ्लो कर रखा है। बाद में फ्लो होगा, उसकी वेलोसिटी कुछ आएगी पहले, और फिर उस वेलोसिटी का अपोज भी होगा। तो चलिए हम करते हैं इसको। देखिए क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ये आपका यहाँ पर वायर था, लेकिन इस वायर में कोई करंट वगैरह कुछ नहीं फ्लो हो रहा, लेकिन ये वायर जो है ना यहाँ से चलना शुरू करेगा, इस पर mg sin थीटा फोर्स इधर की तरफ लगेगा और वायर में कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी। अब वो जो भी वेलोसिटी आएगी वायर में, वट एवर बी द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के कारण EMF डेवलप होगा वायर में, उस वेलोसिटी के कारण EMF डेवलप होगा वायर में। तो जो वायर में EMF डेवलप होगा ना, वो ये होगा कि अगर वायर में ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा जरा देखना। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v आया है, v इज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, सो कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन विल बी व्हाट, v cos थीटा। और आपका b दे रखा उन्होंने ऐसे, तो कुल मिला के आपका EMF डेवलप होगा उसके अंदर, और EMF डेवलप होगा VBL। VBL की जगह मैं लिखूंगा v cos थीटा, और BL की जगह मैं BL लिखूंगा। ये आपका E आया है, EMF डेवलप्ड। अब इस EMF के कारण करंट फ्लो होगा, हाँ ये बात होगी। तो देखिए क्या होगा अब आपका करंट फ्लो आएगा I बराबर E/R। तो ये V cos थीटा BL/R, ये करंट आ गया बेटा, ये आपका करंट आ गया। अब करंट के कारण फोर्स लगेगा, करंट के कारण फोर्स लगेगा, तो करंट के कारण फोर्स लगेगा ILB। ये है असली बात। एक्चुअली मेरे को ध्यान रहा नहीं, मैंने उसको करंट मान लिया पहले, जबकि करंट आएगा और उसके इंटर्न लगेगा वहाँ पे फोर्स। ये मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर पावर जनरेशन में, मतलब आपने ध्यान दिया होगा। तो एक जगह हमने कहा था पावर एंड एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ मोशनल EMF, चेक करना। हमने आपको पढ़ाया था पावर एंड एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ मोशनल EMF, ठीक है। ये आपका फोर्स आ गया, और ये आपका फोर्स मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आया है, ठीक है जी। तो ये जो आपका फोर्स आया है, ये आपका इस डायरेक्शन में फोर्स आया है, नहीं सॉरी एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि आपका करंट बहेगा तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर F आया है, ये F, राइट। अब जब F यहाँ आया तो यहाँ पर F cos थीटा होगा, यहाँ पर F cos थीटा होगा। तो ये दो फोर्स अब आपके लग गए, इन दोनों फोर्सेस के कारण इसमें क्या होगा, वेलोसिटी आएगी। तो मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ फोर्स। एक है mg sin थीटा के कारण, इन्होंने मास वगैरह दे रखा है ना, हाँ मास वगैरह दे रखा है, तो mg sin थीटा लगना चाहिए। g का इन्होंने यूज किया है कि नहीं किया है, ठीक है, mg sin थीटा है। और ये आपका ये है फोर्स। तो मैं नेट फोर्स आपको बता रहा हूँ, नेट फोर्स कितना आएगा। नेट फोर्स आएगा mg sin थीटा माइनस f cos थीटा। तो mg sin थीटा माइनस f cos थीटा। आप जरा इसको चेक करिए, VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। बेटा cos थीटा तो ऑलरेडी वहाँ पर है, एक cos थीटा और आ जाएगा, यानी ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका नेट फोर्स आ गया, ये आपका नेट फोर्स आ गया। इस नेट फोर्स के कारण आपका एक्सीलरेशन आएगा m इंटू ए आपका होगा m, और a को लिखेंगे आप v dv अपॉन dx, या चलो dv अपॉन dt लिख दो ना, हाँ टाइम के रेस्पेक्ट में चाहिए ना आपको, तो इसको m dv अपॉन dt लिख दो, है ना, क्योंकि आपको टाइम के रेस्पेक्ट में चाहिए dv अपॉन dt, राइट।
चलिए, जब आपने ये एम डी वी अपॉन डी टी लिख दिया तो अब आप कैलकुलेट करो पूरा कि आपको वेलोसिटी चाहिए किसी भी टाइम पर। तो मैं इसको यहाँ रीराइट कर रहा हूँ, देखना ज़रा, मैं लिख रहा हूँ डी वी अपॉन, चेक करना, एम से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, एम से डिवाइड कर रहा हूँ, जी साइन थीटा माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये डी वी आया, ये डी वी आया, है ना। जी साइन थीटा एम से एम चला गया, राइट। और इस साइड में रह जाएगा केवल टी, केवल टी रह जाएगा, है ना। बिल्कुल, और कुछ नहीं आएगा इसमें, इस साइड में केवल टी रह जाएगा। चलिए, अब आप इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेके v तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक, बस ठीक है। तो अब आपका ये काम हो गया। मैं कर रहा हूँ, इसको देखना, मैं इसको लिख रहा हूँ log ऑफ जी साइन थीटा माइनस दिस बकवास वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप चेक करो, डिफ्रेंशिएट करो इसको पूरा। जी साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। अब तो ये तो आपका इंटीग्रेशन वाइज का, इंटीग्रेशन के बाद में इसको डिफ्रेंशिएट भी तो करोगे आप। तो ये आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा आपका। और इसकी लिमिट आप रखी देंगे 0 से लेके v तक, ये आपका t आएगा बेटा, ये आपका t आएगा। चलिए, अब एक बार जरा मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ दोबारा, log ऑफ जी साइन थीटा माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर कॉस थीटा। ये तो आपका अपर लिमिट लग गया, लोअर लिमिट में 0 लगाइए, v की जगह 0 लगाइए, तो ये log ऑफ जी साइन थीटा आ जाएगा। इट इज इक्वल टू, ये सब जाएगा उधर, ये सब जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी अपॉन एम आर, ये है आपका। तो आप चेक करिए पूरा एकदम नियम से चेक करिए, कोई कोताही नहीं, है ना। देखना इसको जरा, मैं लिख रहा हूँ पूरा। तो मैं लिखूँगा log ऑफ जी साइन थीटा कर गया 1 माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम जी आर, ये आया बेटा। और ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने टेन थीटा यहाँ लिख दिया, है ना। और वो आ जाएगा आपका, वो तो वही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी अपॉन एम जी आर, एम आर है भैया, जी तो नहीं है ऊपर, हाँ जी नहीं आना चाहिए ना, सही है। चलो, अब आप देखिए ये चीज़ आ जाइए 1 माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम जी आर टेन थीटा बराबर ई रेस टू पावर माइनस, चेक करो, बिल्कुल चेक करिए अच्छी तरह से। आपको v चाहिए हर हालत में, है ना। तो आप ऐसा करिए, इसको और इसको इधर ले जाइए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ v इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम जी आर टेन थीटा। अच्छा, उन्होंने है ना उसको कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिया भाई, हम गड़बड़ कर रहे थे क्या कहीं पे? अच्छा, वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था क्या? एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, आई एम सॉरी। यहाँ पे एक कॉस थीटा रहेगा, है ना, कॉस थीटा रहेगा एक, यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा, यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा, है ना, राइट। 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस दिस बकवास, ये पूरी बकवास आएगी। और फिर आप v की वैल्यू लिख दीजिए, v की वैल्यू देखो एम जी आर। अब आप उसी फॉर्मेट में लिख दीजिए जिस फॉर्मेट में आंसर दे रखा उन्होंने, है ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, चेक करो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी अपॉन एम आर। अब आप कहेंगे कि सर ये सवाल एग्जाम में आते भी हैं। देखो एक्चुअल में मैं बताऊँ, ये क्वेश्चंस आपको इसलिए करवाए जाते हैं कि आपको जो है ना सोचने का जो है ना वो पैदा हो जाए। इतने बड़े बड़े सवाल एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन अगर ये कॉम्प्रहेंशन में आ गया तो आपसे 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स पूछ लेगा ना वो। जैसे एक तो आपको ये वेलोसिटी पूछ लिया इसने, राइट। एक वो आपसे क्या करेगा, स्टार्ट जो हुआ है ना जहाँ से, देखो आप नेट फोर्स पूछ लेगा आपसे एट एनी टाइम। तो आपका नेट फोर्स का इक्वेशन आ गया, ये चीज़ पूछ लेगा वो आपसे कि किसी भी टाइम पर नेट फोर्स। वो नेट एक्सीलरेशन भी पूछ सकता है किसी भी टाइम पर। तो वो आपको कॉम्प्रहेंशन में बना के 2-3 सवाल दे देगा। अगर उसने 2 सवाल दे दिए 3 सवाल दे दिए, जस्टिफाइड हो गया उसका सवाल पूछना। यानी कि कई बार क्या होता है, ये कॉम्प्रहेंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें बड़ा सावधान होना पड़ता है, क्योंकि ये एक सवाल होता है तो इसका मतलब 3 के नंबर मिलते हैं। कभी कभी बहुत बार 3 के नंबर मिलते हैं, कई बार 2 के मिलते हैं। तो अब बताओ, आप अगर कॉम्प्रहेंशन का सवाल छोड़ने लग गए ना तो फिर तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये सवाल करने चाहिए सारे, मतलब कितना भी बड़ा सवाल हो, है ना, माइंड में ये रहना चाहिए कि हम उसको करें। ये 25, 26, 32 हुआ ना, कौन सा सवाल था? हाँ 32 हुआ। ठीक है, आप लोग जो है और भी कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिए, करना जरूर चाहिए चाहे सवाल कितना भी लंबा हो। एक्चुअल में हमने इस सवाल को पढ़ने में शुरू में थोड़ी सी एक गड़बड़ कर दी थी। गड़बड़ क्या, वो थोड़ा सा एस्टिमेट कर गए, अंदाज जिसको कहते हैं प्रिजुडिस। हमने सोच लिया कि यहाँ पे करंट बह रहा होगा, जबकि करंट बह नहीं रहा था। करंट उन्होंने बाद में बहाया है। वो करंट बह क्या रहा है, वो ईएमएफ के कारण करंट बहा है बाद में, उसके बाद में फोर्स लगाया है ना। हाँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान में देखेंगे तो इसने कहीं कहा नहीं है कि करंट बह रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है ये, राइट। ओके, नमस्ते।